हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल लास्ट क्लास में। आज की इस वीडियो में विज्ञान का एक मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे। इस मॉडल पेपर में काफ़ी महत्वपूर्ण 48 ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेगा जो आपके बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। तो वीडियो को प्लीज़ आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा और इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो प्लीज़ आप लोग उसे नोटबुक पे लिख के ज़रूर याद कर लीजिएगा। और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आता है तो बेल आइकन को दबा के ऑल पे कर लीजिएगा ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो पहला नंबर प्रश्न है कि वैज्ञानिक आंद्रे मेरी एम्पियर किस देश से संबंधित हैं। ए ऑप्शन है इंग्लैंड से, बी ऑप्शन है फ्रांस से, सी ऑप्शन है नीदरलैंड से, डी ऑप्शन है भारत से। तो यहाँ पे आपको बताना है कि वैज्ञानिक आंद्रे मेरी एम्पियर किस देश से संबंधित हैं। तो ये फ्रांस से संबंधित है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। दो नंबर प्रश्न है कि पौनों का देश कहा जाता है। ए ऑप्शन है भारत को, बी ऑप्शन है फिनलैंड को, सी ऑप्शन है डेनमार्क को, डी ऑप्शन है अमेरिका को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पौनों का देश कहा जाता है। तो पौनों का देश डेनमार्क को कहा जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। तीन नंबर प्रश्न है कि चुंबकीय क्षेत्र एक ऐसी राशि है जिसमें होते हैं। ए ऑप्शन है परिमाण, बी ऑप्शन है दिशा, सी ऑप्शन है ए और बी दोनों, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं ये एक सदिश राशि होती है और सदिश राशि में परिमाण और दिशा दोनों होता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। चार नंबर प्रश्न है कि नाइक्रोम में कौन कौन से तत्व होते हैं। ए ऑप्शन है निकेल एवं क्रोमियम, बी ऑप्शन है नाइट्रोजन एवं कार्बन, सी ऑप्शन है निकेल एवं कार्बन, डी ऑप्शन है नाइलॉन एवं क्रोमियम। तो यहाँ पे आपको बताना है कि नाइक्रोम में कौन कौन से तत्व होते हैं। तो निकेल एवं क्रोमियम होते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और नाइक्रोम का प्रयोग कहाँ पे होता है तो विद्युत हीटर में होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। पाँच नंबर प्रश्न है कि इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश होता है। तो 1.6 गुणे 10 के पावर -19 कूलम्ब आवेश होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और आवेश का ऐसा मात्रक क्या होता है, कूलम्ब होता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 6 नंबर प्रश्न है कि जूल प्रति कूलम्ब किसके बराबर है। ए ऑप्शन है ओम के, बी ऑप्शन है वोल्ट के, सी ऑप्शन है एम्पियर के, डी ऑप्शन है किलोवाट घंटा के। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जूल प्रति कूलम्ब किसके बराबर है। तो ये 1 वोल्ट के बराबर होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 7 नंबर प्रश्न है कि विभवांतर का ऐसा ही मात्रक है। ए ऑप्शन है ओम, बी ऑप्शन है कूलम्ब, सी ऑप्शन है वोल्ट, डी ऑप्शन है एम्पियर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि विभवांतर का ऐसा ही मात्रक है। तो विभवांतर का ऐसा ही मात्रक वोल्ट होता है, यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 8 नंबर प्रश्न है कि विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहते हैं। ए ऑप्शन है मानोमीटर, बी ऑप्शन है वोल्टामीटर, सी ऑप्शन है आमीटर, डी ऑप्शन है वोल्टमीटर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहते हैं। तो विभवांतर मापने वाले यंत्र को वोल्टमीटर कहते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और धारा मापने वाले यंत्र को आमीटर कहते हैं, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 19 नंबर प्रश्न है कि विद्युत शक्ति का ऐसा ही मात्रक है। ए ऑप्शन है न्यूटन, बी ऑप्शन है वोल्ट, सी ऑप्शन है वाट, डी ऑप्शन है जूल। तो यहाँ पे आपको बताना है कि विद्युत शक्ति का ऐसा ही मात्रक है। तो
तो विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और वाट को डब्ल्यू से सूचित किया जाता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 10 नंबर प्रश्न है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा ए ऑप्शन है वास्तविक होता है, बी ऑप्शन है काल्पनिक होता है, सी ऑप्शन है कभी वास्तविक तो कभी काल्पनिक होता है, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है, तो काल्पनिक होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 11 नंबर प्रश्न है कि किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। ए ऑप्शन है अवतल दर्पण से, बी ऑप्शन है समतल दर्पण से, सी ऑप्शन है उत्तल दर्पण से, डी ऑप्शन है सब प्रकार के दर्पण से। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब बनता है तो अवतल दर्पण से बनता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर प्रश्न है कि हजामत बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। ए ऑप्शन है उत्तल दर्पण का, बी ऑप्शन है अवतल दर्पण का, सी ऑप्शन है समतल दर्पण का, डी ऑप्शन है उपयुक्त तीनों का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि हजामत बनाने में किस दर्पण का प्रयोग होता है, तो अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण 48 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं, तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा और इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो प्लीज आप लोग उसे नोटबुक पे लिख के जरूर याद कर लीजिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न है कि निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग होता है। ए ऑप्शन है उत्तल लेंस का, बी ऑप्शन है अवतल लेंस का, सी ऑप्शन है बेलनाकार लेंस का, डी ऑप्शन है उत्तल एवं अवतल दोनों का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग होता है, तो अवतल लेंस का प्रयोग होता है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस का प्रयोग होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर प्रश्न है कि धारा मापने वाले यंत्र को कहते हैं। ए ऑप्शन है आमीटर, बी ऑप्शन है वोल्ट मीटर, सी ऑप्शन है कूलम्ब, डी ऑप्शन है एम्पियर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि धारा मापने वाले यंत्र को कहते हैं, तो धारा मापने वाले यंत्र को आमीटर कहते हैं। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर प्रश्न है कि डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। ए ऑप्शन है दिष्ट धारा, बी ऑप्शन है प्रत्यावर्ती धारा, सी ऑप्शन है दोनों धाराएं, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है, तो दिष्ट धारा भी प्राप्त होता है, प्रत्यावर्ती धारा भी प्राप्त होता है, यानी दोनों धाराएं प्राप्त होती हैं। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर प्रश्न है कि आवेश का एसआई मात्रक है। ए ऑप्शन है कूलम्ब, बी ऑप्शन है वाट, सी ऑप्शन है एम्पियर, डी ऑप्शन है वोल्ट। तो यहाँ पे आपको बताना है कि आवेश का एसआई मात्रक है, तो आवेश का एसआई मात्रक कूलम्ब होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर प्रश्न है कि नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। ए ऑप्शन है नाभिकीय ऊर्जा, बी ऑप्शन है सौर ऊर्जा, सी ऑप्शन है कोयले से प्राप्त ऊर्जा, डी ऑप्शन है प्राकृतिक गैस से प्राप्त ऊर्जा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, तो नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत सौर ऊर्जा है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर प्रश्न, इनमें से कौन अधातु होते हुए भी चमकीला होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि इनमें से कौन अधातु होते हुए भी चमकीला होता है। ए ऑप्शन है कार्बन, बी ऑप्शन है ब्रोमीन, सी ऑप्शन है आयोडीन, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। जो अधातु होते हैं वो चमकीले नहीं होते हैं, लेकिन आयोडीन एक ऐसा अधातु है जिसमें चमक पाया जाता है, ये चमकीला होता है।
यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर प्रश्न है कि कार्बन की परमाणु संख्या कितनी होती है। ए ऑप्शन है 2, बी ऑप्शन है 5, सी ऑप्शन है 6, डी ऑप्शन है 8। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कार्बन की परमाणु संख्या कितनी होती है। तो कार्बन की परमाणु संख्या 6 होती है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 20 नंबर प्रश्न है कि Pb प्लस CuCl2 आपस में अभिक्रिया करके PbCl2 प्लस Cu का निर्माण कर रहा है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि यह रासायनिक अभिक्रिया कैसी है। तो जो Pb है ये Cu से Cl2 को अलग कर रहा है, विस्थापित करके अपने साथ रख रहा है और कॉपर को अलग कर रहा है। तो ये एक विस्थापन अभिक्रिया है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 21 नंबर प्रश्न है कि लोहा से जिंक को लेपित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है संक्षारण, बी ऑप्शन है गैल्वेनीकरण, सी ऑप्शन है पानी चढ़ाना, डी ऑप्शन है विद्युत अपघटन। तो यहाँ पे आपको बताना है कि लोहा को जिंक से लेपित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। लोहा को जिंक से लेपित करने की प्रक्रिया को गैल्वेनीकरण कहते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 22 नंबर प्रश्न है कि जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्न में से कौन सा गैस बनता है। तो हाइड्रोजन गैस बनता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 23 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन अधिक अभिक्रियाशील है। इसमें से आपको बताना है कि कौन अधिक अभिक्रियाशील है। तो इसमें कॉपर अधिक अभिक्रियाशील है, यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 24 नंबर प्रश्न है निम्न में से कौन अधातु है। इसमें से आपको बताना है कि कौन अधातु है। तो यहाँ पे जो सी है, सी का अर्थ होता है कार्बन, और जो कार्बन होता है ये अधातु होता है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 25 नंबर प्रश्न है कि कैल्शियम का परमाणु संख्या है। ए ऑप्शन है 12, बी ऑप्शन है 13, सी ऑप्शन है 19, डी ऑप्शन है 20। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कैल्शियम की परमाणु संख्या है। तो कैल्शियम का परमाणु संख्या 20 होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 26 नंबर प्रश्न है कि सिलिका क्या है। ए ऑप्शन है धातु, बी ऑप्शन है अधातु, सी ऑप्शन है उपधातु, डी ऑप्शन है कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सिलिका क्या है। तो सिलिका उपधातु है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 27 नंबर प्रश्न है कि नाइट्रोजन के कितने सहसंयोजी बंधन होते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि नाइट्रोजन के कितने सहसंयोजी बंधन होते हैं। तो 3 होते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 28 नंबर प्रश्न है कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है। तो संगमरमर का रासायनिक सूत्र CaCO3 होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 29 नंबर प्रश्न है कि सोडियम कार्बोनेट का अणु सूत्र है। यहाँ पे आपको बताना है कि सोडियम कार्बोनेट का अणु सूत्र क्या होता है। तो Na2CO3 होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और इसे धोने का सोडा भी कहा जाता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 30 नंबर, बॉन्ड CHO क्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है कीटोन, बी ऑप्शन है एल्डिहाइड, सी ऑप्शन है एल्कोहल, डी ऑप्शन है कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बॉन्ड CHO क्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं। तो एल्डिहाइड कहते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 31 नंबर प्रश्न है कि सबसे कठोरतम तत्व कौन है। ए ऑप्शन है पत्थर, बी ऑप्शन है हीरा, सी ऑप्शन है कार्बन, डी ऑप्शन है ऑक्सीजन। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सबसे कठोरतम तत्व कौन है।
तो हीरा है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 32 नंबर। 32 नंबर प्रश्न है कि अक्रिय तत्व कौन है। ए ऑप्शन है कार्बन, बी ऑप्शन है हीलियम, सी ऑप्शन है सोना, डी ऑप्शन है हाइड्रोजन। तो इसमें से आपको बताना है कि अक्रिय तत्व कौन सा है। तो जो हीलियम होता है ये अक्रिय तत्व होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 33 नंबर। 33 नंबर प्रश्न है कि आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार है। ए ऑप्शन है परमाणु आयतन के आधार पर, बी ऑप्शन है परमाणु घनत्व के आधार पर, सी ऑप्शन है परमाणु द्रव्यमान के आधार पर, डी ऑप्शन है परमाणु संख्या के आधार पर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार है। तो आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को परमाणु संख्या के आधार पर रखा गया है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण मोसले ने किया था, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 34 नंबर। 34 नंबर प्रश्न है कि हीलियम कैसा तत्व है। ए ऑप्शन है अक्रिय, बी ऑप्शन है क्रियाशील, सी ऑप्शन है सक्रिय, डी ऑप्शन है उदासीन। तो यहाँ पे आपको बताना है कि हीलियम कैसा तत्व है। तो हीलियम अक्रिय तत्व है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 35 नंबर। 35 नंबर प्रश्न है कि नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोजन में बनता है। ए ऑप्शन है जाइगोट, बी ऑप्शन है अंडाणु, सी ऑप्शन है शुक्राणु, डी ऑप्शन है वीर्य। तो यहाँ पे आपको बताना है कि नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोजन से बनता है, तो जाइगोट बनता है, इसे आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 36 नंबर। 36 नंबर प्रश्न है कि किसी जीव की जीनी संरचना कहलाता है। ए ऑप्शन है लक्षण प्रारूप यानी फेनोटाइप, बी ऑप्शन है जीन प्रारूप यानी जीनोटाइप, सी ऑप्शन है आनुवंशिकी, डी ऑप्शन है विभिन्नता। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किसी जीव की जीनी संरचना कहलाता है, तो जीन प्रारूप या जीनोटाइप कहते हैं। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 37 नंबर। 37 नंबर प्रश्न है कि मैदानिक पारिस्थितिक तंत्र में तृतीय उपभोक्ता है। ए ऑप्शन है हरा पौधा, बी ऑप्शन है मेढक, सी ऑप्शन है ग्रास हॉपर, डी ऑप्शन है सर्प। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मैदानिक पारिस्थितिक तंत्र में तृतीय उपभोक्ता है, तो जो हरे पेड़ पौधे होते हैं ये उत्पादक होते हैं। और हरे पेड़ पौधे को कौन खाता है, तो ग्रास हॉपर यानी छोटे छोटे जो टिड्डे होते हैं वो खाते हैं। और ग्रास हॉपर को कौन खाता है, मेढक खाता है। और मेढक को कौन खाता है, सांप खाता है। तो यहाँ पे देखिए जो हरे पेड़ पौधे होते हैं ये उत्पादक कहलाते हैं, और जो ग्रास हॉपर जो हरे पेड़ पौधे के खाते हैं ये प्राथमिक उपभोक्ता कहलाता है। और जो मेढक होता है ये ग्रास हॉपर को खाता है, तो मेढक यहाँ पे द्वितीय उपभोक्ता होगा। और जो सांप होगा ये सांप मेढक को खाएगा, तो सांप यहाँ पे तृतीय उपभोक्ता होगा। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 38 नंबर। 38 नंबर प्रश्न है कि मैग्नीशियम पाया जाता है। ए ऑप्शन है क्लोरोफिल में, बी ऑप्शन है लाल रक्त कण में, सी ऑप्शन है वर्णिलोक में, डी ऑप्शन है श्वेत रक्त में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मैग्नीशियम पाया जाता है, तो मैग्नीशियम क्लोरोफिल में पाया जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और क्लोरोफिल के कारण ही पेड़ पौधों की पत्तियां हरी होती हैं, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 39 नंबर। 39 नंबर प्रश्न है कि मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग है। ए ऑप्शन है रक्त, बी ऑप्शन है श्वेत ग्रंथि, सी ऑप्शन है वृक्क, डी ऑप्शन है अग्नाशय। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग है, तो वृक्क है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 40 नंबर। 40 नंबर प्रश्न है कि खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। ए ऑप्शन है मनुष्यों में, बी ऑप्शन है घोड़ों में, सी ऑप्शन है कॉकरोच में, डी ऑप्शन है स्त्री में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है,
तो ये कॉकरोच में पाया जाता है, इसे आपको याद रखना है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 41 नंबर। 41 नंबर प्रश्न है कि इंसुलिन नामक हार्मोन की कमी से कौन सा रोग उत्पन्न होता है। ए ऑप्शन है उच्च रक्तचाप, बी ऑप्शन है मधुमेह, सी ऑप्शन है घेंघा, डी ऑप्शन है बौनापन। तो यहाँ पे आपको बताना है कि इंसुलिन नामक हार्मोन की कमी से कौन सा रोग उत्पन्न होता है। तो मधुमेह रोग उत्पन्न होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 42 नंबर। 42 नंबर प्रश्न है कि तंत्रिका तंतु की उत्पत्ति किस प्राथमिक ऊतक के द्वारा होता है। ए ऑप्शन है एक्टोडर्म, बी ऑप्शन है मेसोडर्म, सी ऑप्शन है इंडोडर्म, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि तंत्रिका तंतु की उत्पत्ति किस प्राथमिक ऊतक के द्वारा होता है। तो इंडोडर्म के द्वारा होता है, यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 43 नंबर। 43 नंबर प्रश्न है कि मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। ए ऑप्शन है पोषण से, बी ऑप्शन है श्वसन से, सी ऑप्शन है उत्सर्जन से, डी ऑप्शन है परिवहन से। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है, तो ये उत्सर्जन से संबंधित है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 44 नंबर। 44 नंबर प्रश्न है कि दही के जमना निम्न में से कौन सी क्रिया होती है। ए ऑप्शन है अपघटन, बी ऑप्शन है प्रकाश संश्लेषण, सी ऑप्शन है किण्वन, डी ऑप्शन है उत्सर्जन। तो यहाँ पे आपको बताना है कि दही के जमने में निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया होती है। तो किण्वन की क्रिया होती है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 45 नंबर। 45 नंबर प्रश्न है कि मानव मादा में निषेचन होता है। ए ऑप्शन है गर्भाशय में, बी ऑप्शन है अंडाशय में, सी ऑप्शन है योनि में, डी ऑप्शन है फुलोपियन नलिका में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मानव मादा में निषेचन होता है तो कहाँ होता है। तो फैलोपियन नलिका में होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 46 नंबर। 46 नंबर प्रश्न है कि मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। ए ऑप्शन है हाइड्रा में, बी ऑप्शन है मटर में, सी ऑप्शन है शैवाल में, डी ऑप्शन है प्लाज्मोडियम में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है तो किस में होता है। तो हाइड्रा में होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 47 नंबर। 47 नंबर प्रश्न है कि अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। ए ऑप्शन है अमीबा में, बी ऑप्शन है ईस्ट में, सी ऑप्शन है प्लाज्मोडियम में, डी ऑप्शन है लेशमिनिया में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है तो ईस्ट में होता है, इसे आपको याद रखना है। और हाइड्रा में भी होता है, तो दोनों में होता है, इसे आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 48 नंबर। परागकोश में होते हैं। ए ऑप्शन है बाह्य दल, बी ऑप्शन है अंडाशय, सी ऑप्शन है अंडप, डी ऑप्शन है परागकण। तो यहाँ पे आपको बताना है कि परागकोश में होते हैं, तो परागकोश में परागकण होते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण 48 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बता चुके हैं। और ये जो 48 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है। और इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो प्लीज आप लोग उसे नोटबुक पे लिख के जरूर याद कर लीजिएगा। और वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोग वीडियो देख लेते हैं और वीडियो को लाइक नहीं करते हैं। तो वीडियो को आप लोग जरूर लाइक कीजिएगा। और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आता है, तो बेल आइकन को दबा के ऑल पे कर लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो। अब यहाँ पे अगला क्लास 8 बजे होगा, तो आप लोग जरूर जुड़िएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।